हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर हम बात करें कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन पढ़ेंगे, यानी कि हम मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन का, कि इंसुलिन को कैसे बनाया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम जीन थेरेपी भी आज की वीडियो में ही करेंगे, नहीं तो हम जीन थेरेपी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use over the world। अगर हम बात करें अभी के टाइम की, तो अभी के टाइम तक हम ऐसी 30 मेडिसिन बना चुके हैं जिसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करा है। और मतलब बनी तो ज़्यादा है, लेकिन जो अप्रूव्ड है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ह्यूमंस के लिए, वो 30 हैं। ठीक है, 30 हमारे पास रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं जो कि अप्रूव हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में यूज़ होने के लिए, ह्यूमंस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, कि इंडिया में कितने ऐसे थेरेपेटिक्स यूज़ करे जाते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 12 थेरेपेटिक्स ही यूज़ करे जाते हैं या मार्केट करे जाते हैं। अब ये मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको जो मैंने दे दी। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जो कि है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसको आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको प्रो इंसुलिन समझना होगा कि प्रो इंसुलिन होता क्या है। या अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो ह्यूमन में क्या होता है, फंक्शनल इंसुलिन जो होती है, फंक्शनल इंसुलिन बनने से पहले हमारे पास एक अर्ली स्टेज में इंसुलिन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। अब ये प्रो इंसुलिन मैच्योर इंसुलिन से कैसे अलग होती है, हम इस चीज़ को समझते हैं। अगर मैं बात करूं प्रो इंसुलिन की, तो प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड यानी कि 3 अमीनो एसिड्स की चेन होती हैं। 3 अमीनो एसिड से मतलब है मेरा कि कई सारे अमीनो एसिड्स की 3 चेन होती हैं, जिसमें होती है हमारी ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड में 21 अमीनो एसिड होते हैं, बी पेप्टाइड में 30 अमीनो एसिड होते हैं, सी पेप्टाइड में 33 अमीनो एसिड होते हैं। अब होता क्या है कि जब ये प्रो इंसुलिन मैच्योर होती है और एक इंसुलिन बनती है, यानी कि मैच्योर्ड इंसुलिन बनती है, तो उस दौरान होता क्या है, जो सी पेप्टाइड है वो रिमूव हो जाती है। मतलब कि जो प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनने का फेज होता है, इस फेज में जो सी पेप्टाइड है जिसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं वो रिमूव हो जाती है और हमें एक मैच्योर्ड इंसुलिन मिलती है। इस मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 पॉलीपेप्टाइड होते हैं। एक तो हमारा होता है ए पेप्टाइड जिसके अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, और एक हमारा होता है बी पेप्टाइड जिसके अंदर हमारे 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब ये जो हमारा ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड होता है, ये दोनों ही पेप्टाइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड के द्वारा? डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं और मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, या आप लोग अगर कोई आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल ये सब पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड में डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन आजकल बीमारी हो गई है, जो है बहुत ही हार्मफुल, लेकिन आजकल किसी को भी आप देख लो उसको डायबिटीज़ हो रखा है। तो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अब क्योंकि कुछ लोग के अंदर डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाता है और उनका इंसुलिन उतना यूज़फुल नहीं होता उस डायबिटीज़ को कम करने में, तो हमें क्या करना होता है कि इस इंसुलिन को या तो किसी डोनर से लेना होता है, या फिर हम इसको बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बना के इसको किसी पेशेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो इंसुलिन यूज़ करी जाती थी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट को ट्रीट करने के लिए,
वो इंसुलिन निकाली जाती थी, एक्सट्रैक्ट करी जाती थी किसी पिग या कैटल के पैनक्रियाज से, पिग या फिर कैटल के पैनक्रियाज से वो इंसुलिन निकाली जाती थी पहले, ठीक है। बट हुआ क्या, हमने ये देखा कि हम ये जो इंसुलिन जिसको हमने कैटल और पिग में से निकाला है, ये जो इंसुलिन है ये कई सारे लोगों में एलर्जी कॉज कर रही है। इंसुलिन फ्रॉम एनिमल सोर्स कोज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, कई सारे पेशेंट में इससे एलर्जी होने लगी, जिसकी वजह से हमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन बनानी पड़ी। इन मैमल्स इंक्लूड ह्यूमन, अगर हम मैमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, तो जो इंसुलिन है वो सिंथेसाइज होती है एज अ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन मतलब मैच्योर होने से पहले वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी प्रो हार्मोन होती है, ठीक है। द प्रो इंसुलिन प्रोसेस एंड बिकम फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। अब ये जो प्रो इंसुलिन होता है इसमें प्रोसेसेस होते हैं जिसमें सी पेप्टाइड को रिमूव करा जाता है और वो फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन यानी कि इंसुलिन बनती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आया कि हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन को बनाएंगे कैसे। दिमाग लगाना, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ह्यूमन में होता क्या है, सबसे पहले प्रो इंसुलिन बनता है और प्रो इंसुलिन से हमारा मैच्योर इंसुलिन बनता है। तो अगर मैं मान लो बायोटेक्नोलॉजी में उस डीएनए को काट के मैं किसी पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस भी करता हूँ तो वो प्रो इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन नहीं बनाएगा। सबसे पहली बात तो ये। तो हमारे मन में ये सवाल आया कि मैं इंसुलिन बनाऊंगा कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो हुआ क्या, 1983 जिस साल हमने वर्ल्ड कप जीता था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो 1983 में एली लिली नाम की एक अमेरिकन कंपनी थी। क्या नाम था कंपनी का? एली लिली। और ये पूछता भी है, इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी। 1983 में एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी थी उसने ह्यूमन इंसुलिन को बनाया आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब इन्होंने ये करा कैसे, हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एनिमल सेल ले लिया जिसके अंदर इंसुलिन का जीन था। अब इन्होंने क्या करा, एनिमल सेल में से जो डीएनए था या जो जीन था जो इंसुलिन के लिए कोड करता था उसको निकाल लिया। अब आपको पता है कि जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन होती है, और इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ए बी सी। तो इन्होंने क्या करा, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड के लिए जो जीन कोड करते हैं उन जीन को निकाल लिया। ध्यान से सुनना मेरी बात कि जो ह्यूमन में इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन होता है और इसमें 3 पेप्टाइड होते हैं, ए बी सी, और जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें ए और बी पेप्टाइड होते हैं। तो इन लोगों ने करा क्या, इन लोगों ने करा ये कि ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड के लिए जो जीन कोड करता था उस जीन को इन्होंने आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेट करने के बाद इन्होंने क्या करा, ए जीन से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, बी जीन से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अलग अलग एसेशिया कोलाई में इंट्रोड्यूस करा दिया। ए रिकॉम्बिनेंट को एक एसेशिया कोलाई में, जो बी जीन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको दूसरे एसेशिया कोलाई में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब इन्होंने आगे क्या करा, क्योंकि ये जीन जो है ये एसेशिया कोलाई के अंदर पहुंच चुके हैं, तो ए जीन ने क्या करा, ए पॉलीपेप्टाइड बनाई और जो बी जीन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसने बी पॉलीपेप्टाइड बनाई। तो हुआ क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ बी पॉलीपेप्टाइड हो गया। यहां पे मैंने फॉर्मेशन 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ बी पॉलीपेप्टाइड हो गया। अब इन्होंने क्या करा, इन ए पॉलीपेप्टाइड एंड बी पॉलीपेप्टाइड को पहले तो अलग अलग आइसोलेट कर लिया एसेशिया कोलाई से, और फिर क्या करा इन्होंने, लैब में इन्होंने ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से एक दूसरे से जोड़ दिया और हुआ क्या, हमारी मैच्योर इंसुलिन बन गई। तो इस तरीके से इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करा और ह्यूमन के लिए
एक मैच्योर इंसुलिन बनाई बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। चेन ए एंड चेन बी प्रोड्यूस सेपरेटली, इनको अलग अलग बनाया गया, फिर एक्सट्रैक्ट करा गया और एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया गया बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बना? लैब में बना। अब जो हमारी ये जो सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन है, यानी हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ह्यूमन इंसुलिन बनाई, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक ह्यूमन इंसुलिन और इसको हम एक और नाम देते हैं ह्यूमिलिन। क्या नाम देते हैं? ह्यूमिलिन। ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये जो जेनेटिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसुलिन बनाने का प्रोसेस था, ये आपको समझ में आ गया हो। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और बात करते हैं जीन थेरेपी की, कि जीन थेरेपी है क्या और क्या ये एक परमानेंट क्योर है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं जीन थेरेपी बात कर रहा हूँ तो जीन थेरेपी होती क्या है, ये समझने से पहले एनसीईआरटी में कुछ बातें बताई गई हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है वो 1990 में दी गई थी। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को, यानी एक 4 साल की लड़की को पहली जीन थेरेपी दी गई थी। और ये जीन थेरेपी दी किस लिए गई थी? एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें जीन थेरेपी देनी पड़ी थी। अब ये जो एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, ये एंजाइम जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करना है तो हमारी बॉडी में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होना चाहिए। क्योंकि जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है ये हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है उस इम्यूनिटी को, और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जैसे कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, ये जो होती हैं, इनमें जो हमारा एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज बहुत ज़्यादा मदद करता है। डेफिशिएंसी ऑफ एडीए कॉज एससीआईडी। अब आप बोलेंगे कि ये एससीआईडी क्या है? तो ये जो एससीआईडी है इसकी फुल फॉर्म होती है सेवरल कंबाइन इम्यून डेफिशिएंसी या डिजीज़ कुछ होता है, वो आप एक बार रीचेक कर लेना, मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी सेवरल कंबाइन इम्यूनो ये तो कंफर्म है, डेफिशिएंसी होता है या डिजीज़ होता है, ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब एडीए करता क्या है? एडीए जैसे मैंने बताया स्टिमुलेट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को, यानी कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने को, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, यानी कि जो टी हेल्पर, टी किलर सेल होती हैं इनको। अगर हम आगे बात करें तो जो एडीए की डेफिशिएंसी है उसको हम क्योर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करके भी एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दूं, यानी कि मैं जीन थेरेपी दूं एक तरीके से, तो भी हम पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि चाहे आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, चाहे आप एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दो, ये दोनों ही कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। क्या है? ये दोनों ही कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। इफ जीन प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस इनटू सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज देन इट कुड बी अ परमानेंट क्योर। अब देखो ये चीज़ है तो काफ़ी टफ जो मैंने लाइन बोली, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके लिए हमें पता हो जाना चाहिए कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही आपको ये डिजीज़ है। ये अगर हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता चल जाए तो हम इसका परमानेंट क्योर कर सकते हैं। और परमानेंट क्योर करेंगे कैसे? कि जो भी एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज को जो भी जीन प्रोड्यूस करता है उस जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देंगे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, तो वो क्या होगा? परमानेंट क्योर हो जाएगा। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें ये पता चल जाना चाहिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि आपको ये डेफिशिएंसी है, उसके बाद ही तो आप किसी चीज़ का क्योर करोगे। जब आपको पता होगा कि मेरे को ये बीमारी है तभी तो आप उस बीमारी की दवा खाओगे, कि पहले दवा खा लोगे बाद में ये पता करोगे कि मुझे बीमारी थी या नहीं थी। तो इतना दिमाग तो आपके अंदर है नहीं भैंसों वाला, है ना। आशा करता हूँ मैं कि आपके पास ये भैंसों वाला दिमाग नहीं है कि आप पहले दवाई खाओ बाद में बोलो कि मेरे को बीमारी थी कि नहीं थी। तो ये चीज़ काफ़ी क्रूशियल है।
अब हम बात करते हैं कि हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी या जीन थेरेपी करते कैसे हैं। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी पर्सन, यहाँ पे याद रखना, जो भी पर्सन एडीए से अफेक्टेड है, एडीए से अफेक्टेड है, उसकी बॉडी में से हम क्या करते हैं, एडीए डिफेक्टिव सेल्स, यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और यही जो है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाती हैं, या इनके अंदर जो डीएनए होता है वही एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाती है। तो हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं उस पर्सन में से जो एडीए डिफेक्टिव है। फिर हम क्या करते हैं, जिन लिम्फोसाइट्स को हमने निकाला है जिनमें एडीए डिफेक्ट है, यानी कि वो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम नहीं बना रही है, उनको हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब क्या है, उनको ग्रो कराते हैं। और ग्रो कराते वक्त ही हम एक काम और करते हैं, क्या कि हम एक वेक्टर का यूज करके, और मैंने बताया कि एनिमल्स के केस में या ह्यूमन के केस में, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स के केस में हम जो वेक्टर यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम वो होता है रेट्रोवायरस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेट्रोवायरस की मदद से एक एडीए हेल्थी जीन, यानी कि एक डीएनए का सेगमेंट जिसको हम सीडीएनए बोल रहे हैं, जो कि कोड करेगा एडीए एंजाइम के लिए, उस डीएनए को रेट्रोवायरस की मदद से इन लिम्फोसाइट्स में इंजेक्ट कर देते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, इनको ग्रो कराते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल यूजिंग रेट्रोवायरस। और कौन सी सेल्स की हम बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, जो कि एडीए डिफेक्टिव हैं, उनके अंदर एडीए नहीं बन रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेट्रोवायरस की मदद से इन लिम्फोसाइट्स में वो डीएनए डालते हैं जो एडीए एंजाइम बनाएगा, और फिर इनको ग्रो कराते हैं। अब इससे होता क्या है, जब हम इनके अंदर सीडीएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हेल्थी सेल्स हो जाते हैं। ये सेल्स जो होते हैं हेल्थी एडीए जीन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हो जाते हैं, और फिर इन सेल्स को हम इंजेक्ट कर देते हैं वापस पेशेंट में। फिर इन सेल्स को हम वापस इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट में। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो है ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, कि क्योंकि मान लो एक टाइम पे 1000 सेल इकट्ठे, ठीक है, उनको डिफेक्टिव से हेल्थी बना दिया, सीडीएनए इंट्रोड्यूस करके, जो कि एडीए के लिए कोड करेगी, आपने हेल्थी बना दिया, और फिर इसको पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। बट जो सेल्स होती हैं वो मॉर्टल होती हैं। मॉर्टल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे गेमर मॉर्टल की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे मॉर्टल से मेरा मतलब है कि ये मर जाती हैं, कुछ टाइम बाद ये मर जाएंगी, और जब ये मर जाएंगी तो फिर से एडीए की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो फिर से जिस पेशेंट में हमने इसको डाला था उसको वापस आना पड़ेगा इन सेल्स को अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो इसी वजह से ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होती, और जो पेशेंट है, और जो हमारे पास पेशेंट है, उसको बार बार आना पड़ता है, उसको रिक्वायर्ड होता है पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, यानी कि पेशेंट को बार बार आना पड़ता है इन्फ्यूजन कराने के लिए। इन्फ्यूजन मतलब अपने अंदर जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, ताकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर पाए। सो ये जो टॉपिक था जीन थेरेपी का, काफ़ी छोटा था, एंड हमने आज की वीडियो में 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक तो जीन थेरेपी एंड एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। एंड आई होप कि आपको दोनों ही समझ में आए हों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, और उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम एलिसा का यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई पर्सन उस डिजीज़ से ग्रसित है या नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।